बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान में हम हमेशा ही बहुत से इश्यूज़ डिस्कस करते हैं और तमाम मुख्तलिफ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो नुमाइंदा हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं, बात करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी दिल दुखाने वाली ख़बरें होती हैं, उसके ऊपर भी हम जो है गुफ्तगू करते हैं, उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। सानिया बलूचिस्तान में सोग का ऐलान कर दिया गया है और बहुत बड़ा सानिया हुआ है, और ये दहशत गर्दी की जो लहर है ये पाकिस्तान में चैन नहीं लेने दे रही, लोगों को एक डायरेक्शन सेट नहीं होने दे रही। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है हमारी मुल्क की तरक्की में। इससे कैसे नबर्द आजमा होना है ये बात करूंगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब में शहबाज शरीफ पहुंचे हैं, दौरा है, और वहाँ जो गज़ा की सिचुएशन है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। सऊदी अरब में इस्लामी ममालिक के बड़ों का जो इकट्ठ है इसमें क्या नताइज निकलेंगे, क्या एलामिया होगा, इसके ऊपर भी बात करूंगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लाहा अमल है आइंदा का वो क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि जी इस वक्त जो आइनी ओहदे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत जो है वो एक बहुत ही किसी भी सूरत में बहुत ही अहम जमात बन चुकी है पाकिस्तान में। पहले की बात कुछ और थी, मोहतरमा तो खैर एक पूरा पाकिस्तान थी अपने साथ लिए हुए, लेकिन इस वक्त अहमियत की हामिल हो गई है बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में। और इन मौजूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, अली बदर साहब पेशे से कानूनदान हैं और इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन है और पीपल्स पार्टी के रूहे रवां हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अली बदर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी अली बदर साहब, पहले तो हम बात करते हैं ये जो सानिया बलूचिस्तान हुआ, कोयटा में जो धमाका हुआ, आपको पता है कि आपकी लीडर भी दहशतगर्दी की नजर हुई, और आपको याद होगा जब मोहतरमा आई हैं तो बहुत बड़ा हादसा हुआ, वहाँ पे बहुत सारे आपके लोग शहीद हुए, ज़ख्मी हुए जब इस्तकबाल उनका था। तो आप तो दहशतगर्दी का शिकार हुए, और इस वक्त आप दर्द समझ सकते हैं उन लोगों का जिन लोगों की शहादतें हुई हैं, और फिर 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी हो गया है। क्या ऐसा हुआ इस मुल्क में कि दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, लेकिन अब दहशतगर्दी जो है वो अरूज की तरफ जा रही है, कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शमसी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू है। पाकिस्तान को दीगर जो मसाइल दरपेश है, चैलेंजेस दरपेश है, उनमें एक बहुत बड़ा मसला जो है वो टेररिज्म का है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब 18 अक्टूबर 2007 में आई थी, उस टाइम पे भी जी बदर साहब, आपकी आवाज जो है बिल्कुल गायब हुई है, जरा थोड़ा सा मेरा ख्याल है अगर आप बेसमेंट में हैं अब तो आ रही है आपको? अब आ रही है, अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ 18 अक्टूबर 2007 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा आई थी, उस टाइम पे भी उनकी जान लेने की कोशिश की गई, और फिर 27 दिसंबर 2007 में एक और हमले में उनकी जो है उनको शहीद किया गया। ये हमारी लीडर को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, सपूत हैं पाकिस्तान की, जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारे फौजी भाई, उनको जो है शहीद किया गया, और उन्होंने जान का नजराना इस मुल्क और इस कौम के लिए पेश किया। तो ये दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। अब तक तो 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी की वजह से, जिसमें सिविलियंस भी हैं, आर्म फोर्सेस के लोग हैं, और ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, सब जो है सबका ये इदारों का कंट्रीब्यूशन है, और इन्होंने बड़ी मेहनत की है। इस दफा जो ये जो कोयटा में वाकया हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, और जितना भी अल्फाजों में आप इसको बयान ही नहीं कर सकते। हम इसकी पुरजोर और शदीद मजम्मत करते हैं कि ये जो भी मामला हुआ और जिन लोगों ने किया, और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ प्रॉपर एक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उनको जो है एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। इसके होने की वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है थोड़ी चीजें की डायरेक्शन सीधी हो रही है, चीजें
किसी बेहतरी की तरफ जाने लगी हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान को चाहते नहीं है कि उसकी डायरेक्शन सीधी हो, तो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए फिर यहाँ पे जो यानी उनको इस्तेमाल किया जाता है, एक्टर्स हैं, अच्छा, उनको इस्तेमाल किया जाता है। उनका कोई दीन मजहब, कोई नेशनलिटी तो है नहीं, तो उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन तो है नहीं। उनके जरिए फिर जब यहाँ पे वो पेनिट्रेट करते हैं और यहाँ पे इस किस्म की दहशतगर्दी के वाकयात करवाते हैं, उससे एक वो मैसेज दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आप देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, तो वो अब देखें कि टेररिज्म की भी एक प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक मैसेज भेजना है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। तो बेसिकली ये नेशनल जो है सिक्योरिटी जो है, ये हमारे लिए एक फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए भी, फाइनेंशियल डिप्लोमेसी के लिए यहाँ बदर साहब एक सवाल पैदा होता है कि एक तसलसल, एक तो है ना कि एक बम धमाका हो गया, रोका नहीं जा सका, ज़ाहिर है वो खुदकश धमाका था, वो सामान में डाल के लाया या वो जैकेट पहन के आया, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो पता चलेगा। लेकिन ये एक तसलसल है, आपने देखा गाड़ियां रोककर उनकी शनाख्त करके, उनकी आईडी देख के उनको उतार के पंजाबियों को शहीद किया जाता है, और बार बार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। सोए हुए मजदूरों को वहां ज़िबा कर दिया जाता है, वहां स्टूडेंट्स के साथ ऐसे वाकयात हो रहे हैं। मुझे बताइए, आपकी बात को मैं समझ तो गया हूं, आवाम भी समझ गए होंगे, आपके व्यूवर्स भी समझ गए होंगे जो इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन यह बड़ा सवालिया निशान है कि एक तसलसल है, कहीं भी रुकावट नहीं आ रही, हर माह एक नया सानया हो रहा है बलूचिस्तान में। तो मुझे बताइए कि कहां पॉलिसी में हमारी में कमी है दहशतगर्दी के अगेंस्ट, जबकि हमारे नौजवान भी शहादतें दे रहे हैं, जबकि हमारी जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, इन्होंने 2018 में भी जो है 2018 से पहले 2013 से 18 तक दहशतगर्दी का मुकाबला किया। हमने सिंध में देखा, वहां आपकी जमात ने किरदार अदा किया, और जो हम सीनियर जर्नलिस्टों ने, बिलावल साहब से भी हमारी मुलाकात रही, इंटरेक्शन रहा, हमने देखा नवाज शरीफ और जरदारी साहब में बहुत सारी दहशतगर्दी के ऊपर खात्मे के लिए कॉमन जो एजेंडा था उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पे अमल दरामद करके दिखाया। तो अब क्या अमर माने है, कहां सर लूप होल है? क्या 2018 में जो गवर्नमेंट आई उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी इसके अगेंस्ट, या कोई और मामला है? जी बदर साहब। यार ये बदर साहब की आवाज देखिए जरा, आवाज आपकी सर मेरा ख्याल जरा डायरेक्शन दुरुस्त करेंगे तो आवाज आपकी आएगी। इस वक्त आपकी आवाज हमें मौसूल नहीं हो रही। अच्छा बदर साहब आवाज आ जाती है उनकी, लेकिन दूसरी सूरत हाल नाज़रीन ये है कि दोबारा कॉल कर लें प्रोड्यूसर साहब उनको। जो साना बलूचिस्तान है कोई इतना यानी मामूली वाकया नहीं है, वहां पे दर्जनों हलाकतें हुई हैं। हमने देखा कि वहां पे जो आहोजारी, जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत दिखाई गई है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जितनी भी एफर्ट कर रही है, ये उस पर काबू नहीं पाया जा रहा। और हम ये कौन लोग हैं, ये इनकी शनाख्त बिल्कुल जिस तरह अली बदर साहब ने कहा जी, इनकी शनाख्त नहीं हो पा रही, ये अनआइडेंटिफाई लोग हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अभी भी अगर हम इनको ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी शनाख्त नहीं है, तो फिर हमारी इंटेलिजेंस कहाँ है, हमारे इदारे कहाँ हैं, हमारी हुकूमतें कहाँ हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं, ये क्यों इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और हमें बार बार एक बात को दोहराना पड़ेगा, और जब दोहराएंगे तो फिर ये शायद ये सिलसिला जारी रहे। जी बदर साहब आप बात कर रहे थे। जी शमशी साहब, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। देखिए ये जो है सारा एक वजह नहीं है इसके पीछे नंबर ऑफ जो है वो रीजन है। सबसे पहली चीज तो है कि जब एपीएस
स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया होता है और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट बैठ के पाकिस्तान के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाती है, तो उस नेशनल एक्शन प्लान के 20 निकात थे, जिसमें से 5-6 फौज के जिम्मे थे, बाकी दीगर तो सूबाई और फिर फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे थे। तो उसको देखना, रिव्यू करने की जरूरत है कि उसके अंदर से कौन कौन सा पूरा हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। और हमने आया कि अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, काउंटर टेररिज्म की जो डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंशियल या फेडरल, उनको किस हद तक रीऑर्गेनाइज या रीस्ट्रक्चर किया है और उसको स्ट्रेंथन किया है, उनको इक्विप्ड किया है या नहीं किया। देखिए, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात की जाती है या अदरवाइज बात की जाती है, दे आर कॉम्पिटेंट, बट हमें उनको इक्विप करने की जरूरत है। और उसके अंदर हुकूमत कोई भी आए या जाए, अगर कोई भी हुकूमत उसके अंदर आके स्टेप्स नहीं लेती और उसमें कुताही का मामला करती है, तो ये जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर नहीं है, क्योंकि सियासतदान तो इलेक्टेड होते हैं, अपना आए, एक टर्म के लिए आए, फिर दूसरी टर्म के लिए चले गए, फिर कोई और आ गया। तो ये असल जिम्मेदारी तो ब्यूरोक्रेट्स की है, जिन्होंने यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे रहना है, और इम्प्लीमेंटेशन की वो मेन स्ट्रेटेजिक फोर्स है जिसने इम्प्लीमेंट करवाना है नेशनल एक्शन प्लान को, उसके अंदर जिम्मेदारी दी जाए। उनको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों उसके अंदर जो है इंश्योर की जाए, ताकि पता तो चले कि कौन बंदा इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये जो है इसके अंदर कमजोरी शो कर रहा था। और इसी की वजह से अब देखें कि पाकिस्तान के अंदर जब से ये मामला स्टार्ट हुआ, अभी आपने जिक्र किया कि नौजवानों को मारा गया, पंजाबियों को मारा गया, और फिर मजदूरों को मारा गया, फिर सोए हुए लोगों को मारा गया। ये असल बात यही है कि ये जो एक सीरीज चल रही है, ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ये एक ऐसे उस पॉइंट पे कर रहे हैं जो पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट है फॉर फ्यूचर के लिए। पाकिस्तान की जो सारी तरक्की है वो बलूचिस्तान से होनी है। बलूचिस्तान इज द की फॉर डेवलपमेंट, बलूचिस्तान इज द की फॉर ग्रोथ इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर सारी कुछ जो है, पाकिस्तान का जो टर्निंग पॉइंट है वो बलूचिस्तान है। ठीक है, अच्छा सर, यहाँ फिर ये इसमें एक बड़ा लूप होल छोड़ रहे हैं हम कि हमारी एजेंसीज वहां पे काम कर रही हैं, हमारे फौजी जवान वहां पे शहादतें दे रहे हैं। हमने वहां देखा कि ये जो मिसिंग पर्सन्स होते हैं, जो अपनी मजलूमियत का रोना, मैं वैसे ये कहना नहीं चाह रहा था आज, क्योंकि ह्यूमन राइट्स पे हम आवाज बुलंद करने वालों में से हैं। आपके फादर भी, उन्होंने भी बड़ी आवाज इस पे हमेशा बुलंद की, यकीनन आप भी उनके नजरिए के ऊपर अपना करम फरमा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूं कि ये दूसरी तीसरी मर्तबा ऐसा हो गया है कि जिनको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया गया था, जिनको हमारी फौज को बदनाम करने के लिए कहा गया था कि मिसिंग पर्सन्स हैं, वो खुदकश धमाकों में मुलव्वस पाए गए। सर देखिए, बलूचिस्तान का ये अलमिया है कि वहां पे बहुत सारे ऐसी फैक्टर्स हैं जो ऐसे लोगों को जो है वो ग्रैब कर लेते हैं, और पैसा एक बहुत मेजर फैक्टर है, जो कि पैसे की वजह से बहुत सारे लोग जो है ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं। उनको फिर नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटेग्रिटी से हट के वो एजेंडे पे आ जाते हैं। तो जाहिर बात है, जो भूख होती है वो कुफर के करीब आपको ले जाती है, और आपके पास उसका कोई हल नहीं है। इसका हल यही है कि हमें, बलूचिस्तान की आबादी कम है, बलूचिस्तान का रकबा ज्यादा है, हमें वहाँ पे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत, उसमें सूबाई हुकूमत भी, फेडरल गवर्नमेंट भी, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वेस्टर्स, उनको चाहिए कि वहाँ पे कारोबारी मौके और इंडस्ट्री को डेवलप करें, ताकि लोगों को जो है रोजगार मिल सके, ताकि ये जो लोगों को नॉन स्टेट एक्टर्स आके यहाँ के लोगों को, रिहाइश के जो लोग, लोकल लोग होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको हमें बचाना है। और इसके लिए हमें बलूचिस्तान के ऊपर फोकस करना है। हमें वहां पे बलूचिस्तान की हुकूमत को स्ट्रेंथन करना है, फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, उसका हल ये भी तो है ना कि वहां बस्तियां बसाई जाएं, और जब बस्तियां बसाई जाएंगी वहां आबादी बढ़ेगी, वहां रोजगार बढ़ेगा, वहां पे बाजार बनेंगे, वहां पे मंडियां बनेगी, तो चाइना के साथ वहां से रिलेशनशिप मजीद मुस्तहकम होगा। तो ये क्यों नहीं कर रहे, या क्यों हो नहीं पा रहा? देखिए, ये तो अब हुकूमत में जो बैठे लोग हैं, ये उन्होंने डिसाइड करना है। मैं तो इसके ऊपर लिख भी चुका हूं कि ये जो हमें
स्मार्ट मॉडर्न सिटीज हैं उसको डेवलप करना चाहिए मोटरवे के साथ साथ, और ये जो सी पैक का रूट है उसके साथ साथ, और हर 25 किलोमीटर बाद राइट और लेफ्ट जो है हमें एक नया शहर आबाद करना चाहिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ, और वहां पे 5-7 लाख लोगों को आबाद करना चाहिए। मॉडर्न हॉस्पिटल, स्कूल, सोलर सिस्टम, एनर्जी एफिशिएंट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिटीज बनानी चाहिए कि ये जो लोग बड़े शहरों में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट में जा रहे हैं, ये लोग उधर जाके कारोबारी मौके को बढ़ाएं और वहां पे रोजगार को तलाश करें, और वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको इतना सपोर्ट करेगी कि हुकूमत और लोकल हुकूमत और फेडरल सूबाई हुकूमतें ये आपको जो है आपको रोजगार के मौके देंगे ताकि आपकी पूरी फैमिली का जो साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल है और ग्रोथ का साइकिल है, वो सीधा हो सके। ठीक है, ठीक है। इसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। अगर हुकूमत में देखिए, फिर मैं वही बात करूंगा कि सियासतदान जितना मर्जी काबिल हो, ताकतवर हो, उसने अपनी एक टर्म के लिए आना है और चले जाना है, लेकिन इसको कंसिस्टेंट इस सारी स्ट्रेटेजी को चलाने के लिए जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, जो फोर्सेस हैं, वो ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर उन लोगों को लेके आए जो पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर प्लान कर सके, ना कि सिर्फ अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए सोचे कि एक साल मैंने एक मिनिस्ट्री में रहना है और दूसरे साल दूसरी मिनिस्ट्री में रहना है, और पाकिस्तान के लिए वो 30-35 साल कंट्रीब्यूट करने के बाद, सर्विस करने के बाद जब आप उनसे पूछते हैं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, तो वो दे आर जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। उन्होंने 20 इदारों में काम किया होता है और किसी में उनकी स्पेशलिटी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अगर उनको ये समझ लिया जाए कि अगर वो ये किसी एक इदारे में काम करके कोई माहिर हो गए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे माहिर बनने के लिए आपको एक एक इदारे में 20-20, 30-30 साल काम करना पड़ता है, और ऐसा ही जो रोटेशन पे काम कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, और वो समझे सिर्फ ऑर्डर करने से वो एक्सपर्ट हो गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमें स्पेशलाइज्ड ट्रेंड जो है रिसोर्स पर्सन ढूंढना पड़ेगा, उनका स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और ये स्ट्रेटजी उसी सूरत में बन सकती है जब पाकिस्तान के लिए ग्रैंड डायलॉग, और ग्रैंड डायलॉग के लिए ग्रैंड एजेंडा बनाया जाए, और उस ग्रैंड एजेंडे को तो और फॉलो करने के लिए तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का 5, 10, 25, 50, 100, 200 साल प्लान बनाए कि हुकूमत किसी की भी आए, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, उस एजेंडे को आपने नहीं छोड़ना। उस एजेंडे का जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में कि ये जो सऊदी अरब में इकट्ठ हो रहा है, जो इस्लामी ममालिक के बड़े हैं, हमारे वजीर आजम भी वहां तशरीफ ले गए हैं। आप एजेंडा आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपको कुछ नताइज निकलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अमेरिका में क़यादत चेंज हुई है और ट्रंप जो है उसका जो नजरिया है सियासत का, वो अनाउंस कर चुका है जंगें बंद करना और खूनरेजी का खात्मा करना, और किसी ने अगर जंग लड़नी है वो अमेरिका के पैसे से, डॉलर्स, अमेरिका के डॉलर्स से मत लड़े, वो अपने खर्चे पे, अपने जोरे बाजू के ऊपर वो लड़े, जिस तरह की मैंने स्पीचेस उसकी सुनी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सऊदी अरब में ये इकट्ठ है, इसमें क्या फैसले होंगे, और अगर कोई फैसले होंगे वो जंगबंदी के बारे में होंगे? क्या उसमें इंपॉर्टेंस जो है वो गजा के जो मजलूम लोग हैं उनके लिए कोई आवाज बुलंद होगी वहां से? देखिए, ये जो ट्रंप का जीतना है, मैं समझता हूं अगर जो ट्रंप ने बातें की हैं, अगर वो इस पे इम्प्लीमेंट कर गया, सिर्फ इसी एजेंडे को टो कर गया ना कि वो दुनिया में जंगें बंद करा देगा, तो मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर तरक्की स्टार्ट हो जाएगी, और दुनिया के अंदर मुआशी तरक्की स्टार्ट हो जाएगी, और दुनिया के अंदर अमन व क़याम आ जाएगा। और उसके लिए अमेरिका को और खास तौर पे ट्रंप ये स्टार्ट जो इनिशिएट करना है, ये पैलेस्टाइन के लोगों से और इजराइल की जंगबंदी करवा के पैलेस्टाइन के लोगों को इंसाफ मुहैया करना है। वो तो उनको 1% भी उनको जो है कोई कंपनसेट नहीं कर सकता जितना उनका नुकसान हुआ और जितनी लोगों को शहीद किया गया, लेकिन उसको ये चीज जरूर बाबर करवानी है कि आइंदा से वहां पे जो अमेरिका की
पुष्पराई के ऊपर इजराइल वहां पे बदमाशी कर रहा है, तो इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। और ये जो सऊदी अरब के अंदर कट है, तमाम मुस्लिम ममालिक को, खास तौर पे सऊदी अरब जो लीड कर रहा है इसको, और पाकिस्तान को, ईरान को, दीगर ममालिक को, इंडोनेशिया, मलेशिया को, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को ये सोचना है और इसके ऊपर काम करना है कि अगर पैलेस्टाइन के अलावा किसी और जो है इस्लामी मुल्क के साथ ये काम अगर शुरू हो जाता है, अभी तो बहुत सारे मुल्कों के ऊपर जो है इजराइल बदमाशी कर रहा है और तबाह बर्बाद कर रहा है उनको, तो इसके ऊपर इन सबको इकट्ठा होने की जरूरत है, इत्तेफाक पे इकट्ठा होने की जरूरत है, इत्तेफाक रखने की जरूरत है। अगर ये नहीं होंगे तो अकेले कर करके चुन के इसराइल इन सारे मुल्कों की मुआशी तबाही करेगा और वहां पे ऐसा गदर मचाएगा कि सब मुल्कों के लिए इकट्ठा खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कॉज उसके लिए वजह यह है कि जब आप एक मुल्क को तबाह करते हैं, उस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए दुनिया को सपोर्ट करना पड़ता है। अब दुनिया के मुआशी हालात ऐसे हैं कि किसी मुल्क के पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी और को सपोर्ट कर सके। आप देखें पाकिस्तान को कितने मुआशी चैलेंजेस हैं। पहले एक टाइम होता था कि पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस में दुनिया फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। आज दुनिया से मुआशी तौर पे सपोर्ट लेने के ऊपर पाकिस्तान ने कितनी कोशिश की है, लेकिन उस तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो सकी क्योंकि सारे मुल्क ही अपने इकोनॉमिकली जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गए हैं। बिल्कुल। तो अब आइंदा भी जो मामला है वो कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन किसी के मुल्क की तबाही को रोकने के लिए इकट्ठा हो सकता है। और वो अगर मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए तो मैं नहीं समझता कि किसी में इतनी जुर्रत है कि कोई भी वो करे। और अच्छा सर, आपने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की बात की है। आप देखें कि वो जमात के बड़ी खुले दिल के साथ मैं बात कर रहा हूं, इसमें किसी के ऊपर मैं नहीं चाहता कि तनकीद करूं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। सियासी नजरिया वो आपको भी पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सियासी नजरिए की बुनियाद जो है वो वेलफेयर ऑफ स्टेट होती है बेसिकली, कि जी वो हर किसी का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन स्टेट की वेलफेयर के लिए सियासत होती है। लेकिन यहां पे उलट हिसाब है। पीटीआई का जो मामला मैं देख रहा हूं वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। यानी एक तो वो सियासी तौर पे, मिसाल के तौर पे उनका अगर लीडर अंदर है और आज ये समझते हैं कि उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो उनको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अदालतें हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, दीगर जमहूरी यहां पे ओहदे हैं, उनके साथ नेगोशिएशन करके अपने लीडर के लिए आसान रास्ते पैदा करने चाहिए। जबकि मैं देख रहा हूं कि जो पीटीआई का वर्कर है वो चाहता है आज ही हमारा लीडर बाहर आ जाए, लेकिन जो उनकी लीडरशिप है मौजूदा वो ट्रंप की तरफ उनको लगा रही है। और उनके जलसे में बड़ी ही एक अजीब सूरत हाल मैंने देखी कि जो कहते थे हम कोई गुलाम है, उनके जलसे में अमेरिका का झंडा नजर आया, जबकि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है ना, पॉलिटिकल फिलॉसफी, आइडियोलॉजी का होना बड़ा जरूरी है, और आइडियोलॉजी के बगैर पॉलिटिकल पार्टीज आगे नहीं चलती। तो मैं नहीं समझता पीटीआई की कोई सियासी आइडियोलॉजी है। इनका सिर्फ एक वन मैन शो है, वो इनका बानी पीटीआई है, और जब तक वो है उतनी देर ये पार्टी है, उसके बाद ये तो नीचे तक कुछ भी नहीं है। उसकी वजह के ये जो इनका वर्कर या लीडरशिप कहती है रातों रात बाहर आ जाए। आप देखें कि सियासत के अंदर ना सब्र और बर्दाश्त बहुत बड़ा एक मैसेज है। आप आसिफ जरदारी साहब की मिसाल ले लें। 2013 में पीपल्स पार्टी इलेक्शन हार गई थी। 2018 में भी पीपल्स पार्टी को वो खातिर खा नताइज नहीं मिले थे, लेकिन 24 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी इतनी सीटें ले ली कि पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता था। सही। और उतनी सीटें लेने की वजह से पीपल्स पार्टी को आईनी ओहदे मिले, और आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा जो है वो सदर पाकिस्तान बने। अगर ये आप सब्र और बर्दाश्त ना करते और इतना 10 साल की जर्नी ना पार करते, तो मैं नहीं समझता अगर गली मोहल्ले के अंदर आप लड़ाई झगड़ा करके एक पॉलिटिकल कल्चर को खराब करते, करप्ट करते और उसके बाद समझते कि आपकी आवाम और पॉलिटिकल कल्चर ठीक हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। पीटीआई से
जो बहुत बड़ी गलती हुई है इमरान खान से, शायद ये इनको आने वाले टाइम में जाके पता चले, जो इन्होंने एक दो नस्लों को खराब कर दिया पिछले 10 सालों के अंदर, ओए तो की सियासत और सोसाइटी को करप्ट कर दिया। ये चीजों को ठीक करते हुए साल लगेंगे, अभी रातों रात नहीं होनी। और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तमाम जो स्टेक होल्डर, सर मुझे ये बताइए कि ये कोई, सर ये बताएं कि ये कोई रिपोर्ट है, ये कोई रिपोर्ट नहीं, ये कोई रोबोट है कि इनमें फ्रीक्वेंसी सेटल कर दी जाती है क्या? इनके लोगों को नजर नहीं आता, पढ़े लिखे लोग हैं, कि किसी जमात के सियासी जलसे में किसी दूसरे मुल्क का झंडा लहराना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा क्राइम है? मैं तो समझता हूं ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर दंदनाता फिर रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है। देखिए, असल बात ही यही है कि ये जो पार्टी है, ये जो लोग हैं, ये बेसिकली मुल्क दुश्मन लोग हैं। इनको पाकिस्तान की ना इज्जत का ना सिक्योरिटी का ख्याल ही नहीं है। इन्होंने जो 9 मई का वाकया किया उस पे इनको नदामत ही नहीं है, शर्मिंदा ही नहीं है। सही। और ये जो अमेरिका का झंडा लहराया है, ये तो अब मैं समझता हूँ थूके को चाटने वाली बात है। कभी अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं, कभी उसका झंडा उठाते हैं, कभी उससे मदद मांगते हैं। तो ये इन लोगों की कोई इंटेग्रिटी को कैरेक्टर है ही नहीं कि इनके ऊपर बात कर सके। और बानी पीटीए ने मुल्क को जिस नेज पे पहुंचा दिया था, ये अपनी इनकेपेबिलिटी और इनकम्पिटेंसी की वजह से, आज तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इस बात पे जो है सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसे तमाम लोग जो पाकिस्तान की स्टेट के को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन लोगों से पाकिस्तान के अंदर अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली बदर साहब, आपने बहुत तफसीली बात की और इंतहाई इंपॉर्टेंट नुकात से पर्दा उठाया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक से वापस आता हूं तो मजीद प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ूंगा, मेरे साथ रहिएगा।